परोमिता एक बांग्ला ड्रामा है। ये कहानी एक महिला परोमिता और उसके जीवन संघर्ष की है, जो एक नज़र में मामूली और बड़ी आम सी लगती है, फिर भी ये औरों से कुछ खास है। एक शोक सभा में कुछ लोग किसी के 13वीं पर जमा हैं। यहाँ एक महिला भी आई है। लगता है जैसे बिन बुलाई मेहमान हो। कोई उसे देखकर हैरान है तो घर की कुछ औरतें उसकी मौजूदगी से तकलीफ महसूस कर रही हैं। उस महिला की आंखों में आंसू देखकर कुछ पड़ोसी उसे ढोंगी कह रही हैं, तो कुछ उसके आत्मनिर्भर जीवन शैली को किसी टैबू की तरह देखती हैं, जैसे अपनी नई नवेली बेअकल बहुओं के सीखने का कोई सबब हो। पर जब एक मानसिक विकलांग महिला घर में उत्पात मचाने लगी और उसे संभालना मुश्किल हो गया, तो आखिरकार वही उसे शांत करती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी उस महिला को देखकर चिढ़ते हों। कईयों के मन में उसके लिए अच्छी बातें भी हैं। आखिर ऐसा क्यों है? इसे जानने के लिए हमें अतीत में झांकना होगा। लगभग 10 साल पहले परोमिता की शादी इसी घर के छोटे बेटे बीरेश से हुई थी। तब परोमिता की सास उसकी खूबसूरती की खूब तारीफ किया करती थी। पड़ोसियों को जता रही थी कि बेटे के लिए इतनी सुंदर लड़की उसी ने ढूंढी है। उस रात जब सभी औरतें नई बहू के साथ बैठी थी, तो घर की छोटी बेटी कुकू, जो कि डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है, परोमिता के गहने छीनने की कोशिश कर रही है, जैसे कोई बच्चा किसी दूसरे बच्चे से खिलौना छीनता है। चाहती है कि वो भी उसी की तरह तैयार होकर एक दुल्हन लगे। पर परोमिता की सास सोनोका ने कुकू को जबरदस्ती वहां से भगा दिया। कहा कि वो कभी दुल्हन नहीं बन सकती है। पर वो जिद पर आ गई और कहीं से फूल माला जुगाड़ कर पूरी रात घर में इधर उधर घूमती रही। उस रात जब पारो ने अपने पति से पूछा कि आखिर कुकू को क्या हुआ है, तो बीरू उस पर भड़क गया। कहता है कि क्या उसकी हालत देखकर उसे समझ में नहीं आया, पर बताता है कि जब तक वो 12-14 साल की नहीं हो गई थी, हमें पता ही नहीं चला कि उसे कोई दिक्कत है। वो दिन भर हंसती गाती खेलती कूदती थी, समय पर गाने की प्रैक्टिस करती थी। फिर जैसे उसके आगे दिमाग विकसित ही नहीं हुआ, स्कूल में फेल होने लगी, खुद से बातें करने लगी, खुद से नहाना कपड़े बदलना, इसमें भी उसे दिक्कत होने लगी। हमने कई डॉक्टर्स को दिखाया, कई दवाइयाँ चलाईं, पर कोई फायदा नहीं हुआ। कायदे से कहा जाए तो उसे केवल गाना गाना ही आता है। कलकत्ता में जहाँ वे रहते हैं, ये एक संयुक्त परिवार है। बड़े बेटे दिवेश की पत्नी और 2 बच्चे उन्हीं के साथ रहते हैं। पिता का डाल्टनगंज में एक छोटा सा कारोबार है। जब भी वो घर आता है, अच्छे खाने के लिए घर की औरतों को परेशान ही करता है। बेचारी सोनोका को भी टीवी छोड़कर पूड़ियों पर ध्यान देना पड़ रहा है। एक आदमी है मोनीमय विश्वास, पारो की सास सोनोका के गांव का है। दिवेश के बच्चे उसे मोनी नाना पुकारते हैं। अक्सर सोनोका के घर उससे मिलने चला आता है। दिन में घंटों यहीं बैठा रहता है। आज भी जब वो आया तो सोनोका उससे मिलने नीचे चली आई। मोनी को पैसों की जरूरत है, सो सोनोका ने उसे कुछ पैसे सबसे छुपा कर दे दिए। पर जब वो कहता है कि पैसे लेने में उसे शर्म आ रही है, तो सोनोका उससे कहती है कि तुम्हारे इसी शर्म की वजह से पहले ही 2 जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं। फिर मोनी के चेहरे पर एक घोर संताप का दुख छा गया। लगभग साल भर बाद पारो और पीरू को एक बेटा हुआ। घर में सभी इस बात से उत्साहित हैं और बच्चे को लेकर ओवर कॉन्शियस भी हैं। बच्चा दिखने में ठीक है और स्वस्थ मालूम पड़ता है। पर जब साल भर गुजर जाने के बाद भी बच्चे में कोई सामान्य विकास नजर नहीं आया, तो उन्होंने पारिवारिक डॉक्टर से बच्चे की जांच करवाई। दिवेश के बेटे ने डॉक्टर की बात सुन ली थी और भागा भागा अपनी दादी सोनोका के पास चला आया। बताता है कि डॉक्टर कह रहा है कि बच्चा विकलांग है, कभी बोल नहीं सकता, कभी चल नहीं सकता, स्कूल जाकर सामान्य बच्चों की तरह पढ़ लिख नहीं सकता है। डॉक्टर की बात सुनकर परोमिता रो रही है। पूरा परिवार इस बात से दुखी है। पारो का ससुर कहता है कि उसने ये बात पहले ही नोटिस कर लिया था। अब तक बच्चे को चलना और बोलना शुरू कर देना चाहिए था। वो सोनोका को ताने मार रहा है कि उसने घर के लिए कैसी बहू खोजी है। मैंने पहले ही कहा था कि लड़की के परिवार का बैकग्राउंड अच्छे से चेक कर लेना चाहिए। जरूर ये बीमारी उसी के वंश से आई होगी। पारो और बीरू के लिए भी ये सब झेलना बड़ा कष्टकारी है। एक दिन जब बड़े भाई दिवेश के बच्चे टुकटुकी और जो खेल खेल में बीरू के बेटे बबलू को विकलांग कहने लगे, तो बीरू इस बात से बहुत भड़क गया। दोनों बच्चों को डांटकर कमरे से भगा देता है। कहता है कि यहाँ दोबारा मत आना, नहीं तो मार मार कर मुंह तोड़ दूंगा।
हालांकि बच्चों पर इस तरह गुस्सा करने पर पारो उसे रोकती है, लेकिन जब बच्चे रोते रोते अपनी माँ से शिकायत करते हैं कि चाचा उन्हें डांट रहा है, तो जैसे दिवेश की पत्नी को बहाना मिल गया। कहती है कि वो पहले से ही ये चाहती थी कि इस घर में ना रहे। वो अपने पति से कहती है कि तुम्हें कंपनी से जो फ्लैट मिला है वहां हम क्यों नहीं चले जाते। इस घर का वातावरण मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बच्चे को लेकर पारो और बीरू में भी कहासुनी होने लगी है। बीरू बच्चे में आए विकार का दोष पारो पर डाल रहा है। उसका मानना है कि बच्चे में जो भी कमी है इसके लिए केवल पारो ही जिम्मेदार है। वो उसके खानदान को गाली दे रहा है। ऐसी जेनेटिक गड़बड़ी पारो के खून से ही आई होगी। काफी देर से सोनोका दरवाजे पर खड़ी अपने बेटे की बकवास सुन रही थी। आखिर उसके सब्र का बांध टूट गया। वो बीरू पर भड़क उठी। कहती है कि अगर बच्चे के लिए केवल पारो ही जिम्मेदार है तो बताओ क्यों हमारे परिवार में कुकू इस तरह पैदा हुई। उसकी विकलांगता के लिए भी क्या पारो जिम्मेदार है। बीरू के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो गुस्से में वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद बीरू का बड़ा भाई दिवेश अपने परिवार समेत नए फ्लैट में रहने चला गया। उसके बच्चों के चहल पहल से घर थोड़ा भरा भरा सा लगता था। दिन में तो घर और भी सूना हो जाता है। कुकू रात भर जागे रहती है। उसके चक्कर में सोनोका को भी देर तक जागना पड़ता है, इसलिए दिन में जब भी समय मिलता है वे सो जाया करते हैं। आजकल मोनी विश्वास अक्सर उनके घर आया करता है। बीरू कहता है कि जब भी पिताजी यहाँ नहीं होते हैं इस मोनी का यहाँ आना बढ़ जाया करता है, पर पारो कहती है कि उसके आने से माँ को अच्छा लगता है। आखिर वे एक ही गांव से हैं। मन हल्का हो तो बढ़ती उम्र में ब्लड प्रेशर और माइग्रेन कंट्रोल में रहता है, पर मोनी का यहाँ आना बीरू को जरा भी पसंद नहीं है। कहता है कि वे एक गांव से हैं तो क्या हुआ, एक ब्राह्मण के घर मोनी जैसों का आना ठीक नहीं है। असल में वो अपने माँ के चरित्र पर सवाल उठा रहा था, पर सीधे सीधे कह नहीं सका। बीरू की यह बात पारो को अच्छी नहीं लगी। मोनी विश्वास अब भी घर के नीचे वाले बैठक में इंतजार कर रहा है। सोनोका सो रही थी, इसलिए पारो ने उसे नहीं उठाया। काफी देर इंतजार करने के बाद मोनी वहां से चला गया। जब सोनोका को पता चला कि मोनी आया था और इंतजार करने के बाद चला गया तो सोनोका गुस्सा हो गई। पारो से कहती है कि वो सोई थी, मरी नहीं थी। एक दिन बीरू की बहन कुकू, जो कि डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है, बड़े प्यार से पारो और बीरू के बेटे बबलू को खाना खिला रही है और कुछ ऐसी बातें बोल रही है जो केवल वही समझ सकती है। उसकी ममता देखकर पारो और सोनोका बड़े खुश हैं, लेकिन तभी बच्चे के हाथ से खाने का प्लेट गिर गया और कुकू उस पर ठीक उसी तरह झल्लाने लगी जैसा उसकी माँ उसकी हर गलती में उस पर झल्लाती है। कुकू को इस तरह देखकर सभी घबरा गए। सोनोका ने कुकू के बाल खींचकर उसे मारना शुरू कर दिया, जैसा कि वो हमेशा उसके साथ किया करती है। जब कुकू 12-14 साल की थी उसे म्यूजिक सिखाने एक म्यूजिक टीचर आया करता था। अब हालांकि उन्होंने उसे संगीत सिखाना बंद कर दिया है, पर भी वो कभी कभी गाना गाया करती है। उसकी आवाज़ अच्छी है और जब वो गाती है तो गाने के जरिए अपने दिल की सारी बात कह देती है। उसका गाना सुनकर कोई सोच भी नहीं सकता है कि वो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है। एक दिन जब वे दोपहर का खाना खा रहे थे तो घर में किसी का फ़ोन आया। पारो ने फ़ोन उठाया लेकिन कनेक्शन वीक था, तो उसने बीरू को फ़ोन थमा दिया। फ़ोन डाल्टनगंज से आया है। कोई बता रहा है कि उसके पिताजी किसी मशीन के चपेट में आ गए थे। बॉडी पूरी तरह से कट फट गई है, उसकी मौत हो चुकी है। पर यह खबर सुनकर भी बीरू के चेहरे पर कोई खास सिकन नहीं आया। कहता है कटी फटी बॉडी यहाँ भेजने की जरूरत नहीं है, फैक्ट्री बंद करो, 3 दिन की छुट्टी दो, हम सब वहीं आ रहे हैं। हालांकि सोनोका और उसके पति के बीच बहुत अच्छे रिश्ते नहीं थे, फिर भी उसके जाने की खबर ने उसे झकझोर दिया। मोनी ने उसे दिलासा दी और कविता के लहजे में कहता है कि ये कोई सपना नहीं है, ये मेरा परम सत्य है जो शाश्वत भी है। मेरा प्यार जिसे मैंने तुम्हारे सम्मान में छोड़ दिया था और खुद समय की धारा में किसी काई की तरह बहता चला गया। असल में मोनी सोनोका का कोई रिश्तेदार नहीं है, वो तो उसके बड़े भाई का दोस्त था। कभी सोनोका से प्रेम करता था, पर जाति के पचड़ों ने उन्हें एक होने नहीं दिया। दुख के समय में जब पड़ोसी सोनोका को दिलासा देने आए तो वो ऊपर के कमरे में टीवी देख रही थी। पड़ोसियों के काफ़ी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब वो नीचे नहीं आई तब पारो ने पड़ोसियों को ये कहकर वहाँ से अलविदा किया कि माँ बहुत थकी हुई है, अभी सो रही है। ऐसा नहीं लगता है कि सोनोका को उसके पति के मौत का कोई खास दुख है।
ऐसे भी वो हमेशा घर से बाहर रहा करता था। उसके बिना रहने की उसे पहले से ही आदत है। अब उसका पूरा दिन अपने नाती पोतों के साथ हंसते खेलते गुजर रहा है। दिन भर वे पतंग उड़ाते हैं, पत्ते खेलते हैं, गप्पे हाँकते हैं, अपना ख्याल रखते हैं। एक दूसरे को समय देने पर दोनों सास बहू एक दूसरे के बारे में बहुत सी नई चीजें जानने लगी हैं। सोनोका को पता चला कि पारो कविताएं अच्छी लिख लिया करती है। सोनोका की भी खासियत ये है कि उसे कविताएं झट से याद हो जाती हैं। एक दिन जब मोनी आया तो उसने पारो से उसकी कविताओं के बारे में पूछा। असल में मोनी भी कविताएं लिखा करता है। मोनी अक्सर दोपहर में वहां आ जाया करता है और शाम तक वहीं बैठा रहता है। आज बीरू जल्दी घर आ गया। बीरू को मोनी जरा भी पसंद नहीं है, पर अपनी माँ की वजह से उसे कुछ नहीं बोलता है। बीरू और पारो के शादी के अब कई साल गुजर गए हैं, पर उन्होंने दूसरे बच्चे की कोशिश कभी नहीं की। पारो को डर है कि दूसरा बच्चा भी कहीं विकलांग पैदा हो गया तो क्या बीरू उसे एक्सेप्ट करेगा। आजकल दोनों सास बहू बबलू की थेरेपी के लिए एक डॉक्टर के पास जाया करती हैं। यहाँ एक डायरेक्टर किसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म की शूटिंग कर रहा है। जब उसने पारो के बेटे को देखा तो उसके साथ भी कुछ शॉट शूट किए। उसका बर्ताव विकलांग बच्चों के प्रति बड़ा नर्म दिल है। ऐसा पहली बार है जो परोमिता और उसकी सास ने देखा है। नहीं तो सभी ऐसे बच्चों को बोझ ही समझते हैं। आजकल वे हर रोज बबलू को हैंडीकैप बच्चों के स्कूल में छोड़ने आते हैं और दिन का बाकी समय यहाँ वहाँ घूमते या रेस्टोरेंट में बिताते हैं। एक दिन जब पारो और सोनोका एक रेस्टोरेंट में बैठे थे, उन्होंने बीरू को किसी और लड़की के साथ देखा, पर सोनोका ने इस पर कोई खास प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की और न ही पारो को कोई फर्क पड़ा। एक दिन जब पारो अकेली बबलू को छोड़ने स्कूल आई तो वहाँ डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे डायरेक्टर मिस्टर राजीव ने उसे लिफ्ट दिया। उन्होंने काफ़ी बातें की और पता चला कि वो भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा है जहाँ से पारो ने भी पढ़ाई की है, लेकिन मास्टर्स करने के बाद भी वो एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी जी रही है। इस पर उसे बड़ी हैरानी हुई। उसने पारो को उस दिन एक एड कंपनी के कुछ लोगों से मिलवाया। कुछ दिनों में राजीव और पारो में गहरी दोस्ती हो गई। उसकी सास सोनोका भी उन दोनों के बीच बढ़ती हुई करीबी को नोटिस कर सकती है। उसे इस बात से जलन तो बहुत हुई, पर उसने कभी इसके लिए पारो को नहीं टोका। एक दिन फिर से अचानक एक बुरी खबर ने परिवार को घेर लिया। पारो का बेटा बबलू की सोते सोते किसी वजह से मौत हो गई। बबलू के मरने के बाद भी पारो हैंडीकैप बच्चों के स्कूल जाया करती है, वहाँ के बच्चों को अपना समय देती है। उसने अब उस एड कंपनी में भी काम करना शुरू कर दिया है जहाँ एक बार मिस्टर राजीव उसे लेकर गया था। अब उनमें काफ़ी करीबी आ चुकी है और उन्होंने फैसला किया है कि उन्हें एक साथ रहना चाहिए। एक दिन पारो ने अपनी सास को बताया कि वो उसके बेटे बीरू से तलाक चाहती है। वो उस फिल्म डायरेक्टर राजीव से शादी करना चाहती है। सोनोका को इस बात से कोई हैरानी तो नहीं हुई। आखिर वो देख सकती थी कि उसका और उसके बेटे बीरू के बीच का रिश्ता वैसा ही है जैसा उसका खुद के पति के साथ था। वो कहती है कि शादी के बाद हर मर्द बदल जाते हैं, फिर राजीव और बीरू में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। सोनोका नहीं चाहती है कि पारो इस घर से जाए, चाहे बीरू ने भी तलाक की बात मान ली हो, पर वो ये नहीं चाहती है कि उसकी बहू से छोड़कर कहीं और जाए। असल में दोनों में गहरी दोस्ती थी। उसके बिना रहना सोनोका के लिए मुश्किल होगा। उसने पारो को रोकने के लिए सारे इमोशनल ड्रामे किए जो वो उस समय कर सकती थी, पर बेहतर भविष्य की उम्मीद में पारो ने घर छोड़ ही दिया। राजीव के साथ शादी के बाद पारो की जिंदगी बेहतरी की ओर बढ़ती गई। अब वो एड एजेंसी में पूरा समय दे सकती थी। वो पहले से कहीं ज्यादा आजाद और आत्मनिर्भर है। पर दूसरी तरफ पारो की सास सोनोका अकेलेपन में बीमार होती गई। उसका ख्याल रखने वाला वहाँ कोई नहीं है और ना ही वो खुद अपना ख्याल रखती है। बीरू ने भी उस लड़की से शादी कर ली जिसे एक दफे सोनोका और पारो ने रेस्टोरेंट में देखा था। पर जब सोनोका अचानक बहुत ज़्यादा बीमार हो गई तो उसकी नई और पुरानी बहुओं को ना तो ये पता है कि सास के कपड़े कहाँ हैं और उसके सामान कहाँ रहते हैं। इसके बारे में तो केवल पारो को ही पता रहता था। डॉक्टर ने भी सलाह दी कि पारो को यहाँ बुला ले तो अच्छा ही होगा। कुकू भले कुछ समझे या ना समझे, पर यह जानती है कि उसकी माँ का समय पारो के साथ ही अच्छा गुजरता था, इसलिए पारो को बुलाने की जिद करने लगी। उसने कहीं से एड एजेंसी का नंबर निकाला और फ़ोन मिला दिया। सोनोका के आखिरी दिनों में पारो वहीं रही।
भले बीरू की नई पत्नी को इससे जलन हो, पर जितना हो सकता था पारो ने सोनोका के आखिरी दिनों को अच्छा बनाने की कोशिश की। आखिरकार वो दिन आ गया जब सोनोका ने अपनी सांसें भी छोड़ दी। परिवार दुख में है, पर इससे भी बड़ा दुख तो ये है कि कैसे उसकी बेटी कुकू को ये बताए कि उसकी माँ मर चुकी है और किसी के मरने का क्या मतलब होता है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।